Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. A very good evening to all of you. जितने लोग भी प्रेजेंट हैं उन सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आइए आइए सर, आज हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं मेडाइवल के, फिर हम लोग मॉडर्न पे शिफ्ट होंगे और मॉडर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो। तो कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठीक है, तो आइए इसी जोश और जुनून के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के क्वेश्चंस, और फिर अपन शिफ्ट होंगे सीधे सीधे मॉडर्न पर। ठीक है, सभी लोग, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, गुड इवनिंग एक बार कंफर्म तो करो। गुड इवनिंग सब लोग, कौन कौन प्रेजेंट है भाई? फटाफट रिप्लाई करो मुझे, एक बार गुड इवनिंग तो बोलो। ठीक है, आ गए सब लोग लाइन पे। चलिए, कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 135 किया था। क्वेश्चन नंबर 135 था, शेर खान ने, ठीक है, शेर खान ने डैश को चौसा और कन्नौज के युद्ध में हराया था। किसको? तो हुमायूं को। मैंने बताया था 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो शेर खान ने हुमायूं को इसमें डिफीट किया था। राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 136, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि नूर जहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? बताओ भाई, 136 का आंसर बताओ। 136 का आंसर, राइट आंसर इज डी। किसकी? जहांगीर की। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। ठीक है, मेहरुनिशा। मेहरुनिशा के पति का नाम था अली कुली बेग, जो इसका पहला पति था। ठीक है, अली कुली बेग। और इसके मरने के बाद जहांगीर ने उससे शादी की। इनकी मदर थी अस्मत बेगम, जिनको गुलाब से इत्र बनाने की कला का पता था। और इनके पति थे, आप देखेंगे, गयास बेग। इनके पति गयास बेग थे, जिनको जहांगीर ने एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की, जिसका मकबरा नूरजहां ने निर्मित करवाया आगरा से आगे। ठीक है, तो जहांगीर इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137, सर आज से आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होनी थी ना? बिल्कुल रोहित, अभी करते हैं। 4-5 क्वेश्चन इसके रह गए हैं, इसको करके 140 के बाद फिर अपन मॉडर्न पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, इस पर बात करके फिर अपन चलेंगे। आइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137, पृथ्वीराज तृतीय वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कहाँ का? किस डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था जी? राइट आंसर बताइए। 137 का राइट आंसर ए, चाहमान वंश का। वही चाहमान या चौहान कहिए, कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। तो चाहमान या चौहान, इनकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर। ठीक है, अच्छा, इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे जी? ये भी ध्यान रखना, नन्नुक इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, 138 का आंसर बताओ। 138 का आंसर, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल, अबुल फजल का नाम जानते हो? ये अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इन्होंने कई अकबरनामा की रचना भी की है। तो ये थे शेख मुबारक नागौरी, इनका पूरा नाम था शेख मुबारक नागौरी। ए राइट आंसर, इनके पुत्र थे अबुल फजल। ये दरबार के फेमस, अकबर के दरबार के फेमस कवि थे, और कई सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी करी और कई सारे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना करी इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। वासुदेव है, गलती से मैंने बोल दिया था नन्नुक। ठीक है, वासुदेव ही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139, 139 कह रहे हैं पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? मतलब किसको हराया था? ठीक है, तो आप जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, उसमें बाबर ने किसको? इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी का रूलर था।
ठीक है, लोधी डायनेस्टी का रूलर था, अंतिम रूलर था इब्राहिम लोधी। इसको डिफीट किया था पानीपत के युद्ध में। किसने? तो बाबर ने। पानीपत का युद्ध 1526 पहला, 1556 दूसरा, और आप देखेंगे तीसरा कौन सा है जी? तीसरा, तीसरे का डेट बताओ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1561 में है। 1561 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मैं पानीपत के तीसरे युद्ध की बात कर रहा हूं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल 1761 में। ये ध्यान रखना भाई। 1760 में हुआ था बांडीवास का युद्ध, वांडीवास, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ। और उसके एक साल बाद ही 1761 में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये पानीपत 1, ये पानीपत 2 और ये पानीपत 3 है। ठीक है, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे ये युद्ध। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? किसने चलवाया था जी चांदी का टंका सिक्का? बोलो, राइट आंसर बताओ इसका। 140 का राइट आंसर बताइए। 140 का राइट आंसर। हम्म, चांदी का टंका किसने चलवाया था? राइट आंसर इज बी। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ मेडाइवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, थोड़ा सा मराठों के लिए। हालांकि ये मॉडर्न का माना जाता है, लेकिन अपन मिडाइवल से ही लास्ट फेज में देख लेते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। सबसे पहले हम मराठों में शिवाजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, शिवाजी के रिगार्डिंग। तो शिवाजी में चार क्वेश्चन जो हमेशा कॉमन पूछता है। मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो शिवाजी का जन्म, उसके बाद इनके फादर का नाम, फिर इनके मदर का नाम, सब एग्जाम में पूछा है। इनकी पत्नी, दो पत्नियां थी, उनका नाम। उसके बाद इनकी इन्होंने कैपिटल कहाँ स्थापित किया, राजधानी, उसका नाम। ठीक है, उसके बाद एक संधि करी इन्होंने एक रूलर के साथ, उसका नाम। फिर उसके बाद इनका मंत्रिमंडल था, मंत्री परिषद। ठीक है, कैबिनेट, उस कैबिनेट में जो मंत्री थे उनका नाम पूछता है। ठीक है, तो आइए इसका जवाब दीजिए भाई। सबसे पहले बताओ, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था भाई? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर में, सिवनेर का किला है वहीं पर हुआ था। पिता का नाम क्या था? साजी भोसले। उसके बाद माता जी का नाम क्या था भाई? जीजाबाई। दो पत्नियां थी, पहली पत्नी का नाम बताओ। पहली पत्नी का नाम बताओ। दूसरी पत्नी का नाम, एक तो साईबाई निम्बालकर थी और एक तुकाबाई। ठीक है, कैपिटल कहाँ इन्होंने स्थापित किया था? बताओ कैपिटल, कैपिटल कहाँ स्थापित किया था इन्होंने? बोलो फटाफट। रायगढ़, रायगढ़ में अपनी राजधानी बताई थी। उसके बाद एक संधि हुई थी जिसको हम बोलते हैं पुरंदर की संधि। ये फेमस संधि है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ये संधि औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुई थी। ठीक है, उसके बाद मंत्री परिषद जो था उसको बोलते थे अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट प्रधान
इनका इनके मंत्रिमंडल को बोलते हैं। इस अष्ट प्रधान से एक क्वेश्चन पूछा है कि सुमंत जो था इनके अष्ट प्रधान में, मतलब 8 मंत्रियों का एक ग्रुप था, ठीक है, तो इसमें जो सुमंत था वो कौन सा मंत्री था? आंसर दो भाई। सुमंत इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? सुमंत का संबंध किस मंत्रालय से था? एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। बिल्कुल, सब जेई में पूछे गए हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये है फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय था ये, फॉरेन मिनिस्ट्री इनका, ठीक है ये, ठीक है। तो ये कुछ आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। बात समझ में आई यहां तक? अरे क्लियर हुआ जी? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तानाजी भी इनके, हाँ, तानाजी मिलिट्री एड थे, अभी आई थी ना अजय देवगन की मूवी तानाजी, तो वो बहुत इनके मिलिट्री हेड थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपनी जान दी और मराठों की रक्षा की, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया जी? क्लियर? फटाफट रिप्लाई करो। चलिए, ये तो हो गई भाई साहब बात, हमने मेडिवल इंडिया की देख ली। अब आइए, अब हम बात करते हैं सर, अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया पर, ठीक है। मॉडर्न इंडिया पर हम बात करेंगे कि मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पर अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं। रायगढ़ महाराष्ट्र में है भाई, पुणे के पास, महाराष्ट्र में है, पुणे के पास, ठीक है, कैपिटल बनाया था उसको इन्होंने, ठीक है। आइए सर, अब हम लोग बात कर रहे हैं हम तीसरे सेगमेंट पर। इस सेगमेंट का नाम है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री। और आपको मैं बताऊं कि अगर हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा जिसको समझने की जरूरत है। हिस्ट्री, इतिहास को अगर हम 3 पार्ट में बांटे तो पहला पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं प्राचीन भारत, मतलब एंशियंट इंडिया। दूसरा है मध्यकालीन भारत, ठीक है, और तीसरा है आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक। ये 3 पार्ट है हिस्ट्री के। अब इसमें एंशियंट और मेडिएवल का हमने देख लिया, आधुनिक की बात हम करने जा रहे हैं। तो यहां से जो क्वेश्चंस है इनकी संख्या बहुत कम होती है, मतलब क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर हम आधुनिक भारत से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से, और बाकी इसमें एंशियंट और मेडिएवल का पार्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मान लो एट ए टाइम एग्जाम के समय कुछ पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़े, तो सिर्फ आप मॉडर्न इंडिया पढ़ के भी जा सकते हो, ठीक है। मॉडर्न इंडिया सिर्फ मॉडर्न इंडिया से काफी सारे क्वेश्चन, जो भी मान लो हिस्ट्री में 5-6 क्वेश्चन पूछता है, तो 3-4 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के होंगे और 2-3 क्वेश्चन एंशियंट और मेडिवल से होंगे, एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है। और कहीं मान लो खुदा ना खास्ते कहीं कुछ और ही कहीं ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ही मेडिएवल और मॉडर्न के क्वेश्चन, मेडिएवल और एंशियंट के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। नहीं तो नॉर्मली जो एन एवरेज है वो मॉडर्न के क्वेश्चन संख्या ज्यादा होती है। क्लियर? तो अब पढ़ लो भाई, बहुत टाइम है। हाँ तो ठीक है ना, तो अब हम देख लेंगे और यहाँ से रिलेटेड जितने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे, और साथ साथ उससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो आई होप कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सीधे सीधे याद भी हो जाएंगे, और उससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा और वो भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रहेंगे।
ठीक है, क्लियर हुआ जी? क्लियर? यस और नो? क्या मैं उम्मीद करूं कि जो मैं बता रहा हूं वो बात समझ में आ रही है सबको? आ रही है या नहीं? फटाफट रिप्लाई करो मुझे। रिप्लाई करने में टाइम मत लगाओ भाई, रिप्लाई करने में टाइम मत लगाओ। फटाफट जैसे ही मैं पूछूं तुरंत उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। ठीक है? ओके, चलिए। तो आज हम लोग बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया पर बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत। अब मैं तुमको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूं मॉडर्न इंडिया से। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये क्या डेवलपमेंट्स है। ठीक है? तो मॉडर्न इंडिया का एक थीम मैं बता के फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको अ, इसका एक डेवलपमेंट बता दूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया पर। इसको बोलते हैं आधुनिक भारत। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक के बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस। भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है? उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। तीसरा है, उसके बाद औपनिवेशिक विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज। इंग्लिश में भी बता रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद शोषण की प्रक्रिया। उसके बाद 5 नंबर में 1857 की क्रांति। फिर 6 नंबर में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर उसके बाद 7 नंबर में परंपरागत आंदोलन, परंपरागत आंदोलन। और फिर 8 नंबर में आधुनिक आंदोलन, आधुनिक आंदोलन। ठीक है? आधुनिक आंदोलन में 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1915 से 1925, सॉरी 1915 से 25, और फिर एक और 1915 से 1947। ये तो टाइम है मॉडरेट्स का, ये एक्सट्रीमिस्ट का, ये हो गया सोशलिस्ट एरा, और ये हो गया गांधीयन एरा, मतलब गांधीवादी का युग। ठीक है? ये जो लिखा है क्लियर दिख रहा है जी? क्लियर दिख रहा है या नहीं? ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक ओवरव्यू करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और फिर अपन क्वेश्चंस पर आएंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर आपने पढ़ाई की है या नहीं पढ़ाई की है, तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? और इन क्वेश्चंस पर अपन डिस्कस भी करने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू दिया है ताकि इससे समझ में आ जाए। समझ में आ रही है बात? देखिए, सबसे पहले भारत में यूरोपियंस का आगमन, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से यूरोपियंस हैं, वो भारत कब कब आए। ठीक है? तो जैसे पुर्तगीज है, इंग्लिश है, उसके बाद आप देखेंगे डच है, उसके बाद स्पेनिश है, फिर फ्रांसीसी।
ठीक है। अब इन सारे का ऑर्डर, इनको एक तो ऊपर नीचे सजा देगा, बोले ऑर्डर वाइज बताओ। तो ये कब कब आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की और इनका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, ये पूछता है। तो एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस में हम ये सारी बातें एक बार इन क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे। क्लियर। उसके बाद हम आएंगे दूसरे में, भारत में ब्रिटिश एम्पायर का की स्थापना, कि भाई ये सारे के सारे यूरोपियंस हमारे देश के साथ ट्रेड करने आए थे, मतलब व्यापार करने आए थे, क्योंकि इनका प्राइमरी जो मोटिव था वो था ट्रेड करना, भारत को गुलाम नहीं बना, स्लेव नहीं बनाना था। तो फिर ये इन्होंने भारत को स्लेव कैसे बना लिया, कि क्या अंग्रेज पहले से ही सोच के आए थे कि भारत को स्लेव बनाना है। तो ये कंडीशन क्या है, कौन कौन से फेमस वॉर हैं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर है, ये इन युद्धों में क्या हुआ, किसके बीच हुआ और कैसे फिर उन अंग्रेजों ने भारत पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश, पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। तो यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बंगाल पर कर्नाटक युद्ध है 3, और बंगाल में आप देखेंगे सिराजुद्दौला और मीर कासिम के साथ जो ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध है और प्लासी का युद्ध, इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। उसके बाद औपनिवेशिक विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अब यहां से पूछा है क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ वे जो मैंने लिखा है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है बैटल ऑफ प्लासी, और क्वेश्चन पूछा है कि सब्सिडरी अलायंस करने वाला पहला रूलर कौन था, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस बैटल के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, और किस बैटल के बाद फाइनल कंट्रोल अंग्रेजों का स्टैब्लिश हो गया। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति का पालन किसने किया, और सबसे पहले किस प्रांत को हड़पा गया था, बैड रूल के आधार पर सबसे पहले किस प्रांत को हड़पा गया था, ठीक है, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया कौन था, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य, पहला जो प्रांत था वो कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ औपनिवेशिक विस्तार, एम्पायर एक्सपेंशन कैसे कैसे किया और किन किन क्षेत्रों पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, उसके बारे में यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सर पुर्तगीजों के बाद डच आए थे, मैंने एक फॉर्मल लिखा है रोहित, मैंने उस क्रम में नहीं लिखा है, मैंने एक फॉर्मल लिखा है, ठीक है, कि कौन कौन कब आया। डच और आप देखेंगे इंग्लिश दोनों का आसपास 1600 और 1602 का है, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मल लिखा है, अभी जब आएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम डेट वाइज लिखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, उसके बाद शोषण की प्रक्रिया, शोषण की प्रक्रिया में पूछा है कि परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया, और अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन किन प्रांतों में लागू किया गया था, ठीक है, स्थाई बंदोबस्त कब लाया गया, और परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू लगान का परसेंटेज क्या था, ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप देखेंगे ये उसके बाद रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये किन किन क्षेत्रों में लगाया गया, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लोरेशन कैसे किया और उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, उन पॉलिसीज के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, अब एक्सप्लोरेशन होगा तो रिवोल्ट तो होगा ही, 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले कि ये रिवोल्ट कहां कहां हुआ, वहां पर लीडर, इंडियन लीडर कौन कौन थे जिन्हें अपोज किया, और कौन सा ब्रिटिश कमांडर था जिसने उनको सप्रेस किया, दबाया, ठीक है। तो जैसे पूछा है कि बाबू कुंवर सिंह इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडिया, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह मतलब 1857 में कहां पर विद्रोह किया था, रानी लक्ष्मीबाई या फिर लियाकत अली, ठीक है, नाना साहब, इनमें से किसी का भी नाम और पूछेगा। एक तो बात ये, दूसरा 1857 की क्रांति पर कई सारे बुक्स लिखे गए, रिवोल्ट ऑफ सिपोई, ठीक है, 1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन, वो किताब किसने लिखी है, ये एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद कि 1857 की क्रांति के रिजल्ट क्या हुए, मतलब इसके बाद क्या चेंजेस आए, उन चेंजेस के बारे में पूछा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि इस क्रांति के कॉज क्या थे, कारण, तो कारण में आप देखेंगे चारों सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और कंटेम्पररी, तात्कालिक कारण जो चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है। तो यहां पर 1857 की क्रांति से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिससे हमेशा एग्जाम में दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भाई साहब
कई सारे सुधार आंदोलन हैं, वो आंदोलन कब शुरू हुए, उनका लीडर कौन था, और कहाँ पर किए गए, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ परंपरागत आंदोलन है, ट्रेडिशनल मूवमेंट, जैसे चुहार विद्रोह, बहावी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ये कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, इससे रिलेटेड। और फिर उसके बाद आप देखेंगे काफी सारा क्वेश्चन, मतलब 50% आप मान लीजिए कि आधुनिक आंदोलन, मतलब 1885 से लेके और 1947 के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेट वाइज आंदोलन और क्या क्या हुआ इसमें, क्रांतिकारियों ने कौन कौन सी घटना की, कोई पत्रिका शुरू की, कोई संगठन स्थापित किया, वो कौन था, कांग्रेस से रिलेटेड, कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई हैं, इसके बाद लगातार है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, ये सारे डेवलपमेंट्स, क्योंकि एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ में आ रही बात? तो जिन लोगों ने मेरी क्लास ली होगी यूट्यूब पर, उनको तो मालूम होगा, इन चीजों पर अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक डिस्कशन किया है, ठीक है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। कई सारे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, कुछ और फैक्ट्स, उन पर भी अपन बात करेंगे जो क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को और देखते हैं वो क्या क्या डेवलपमेंट्स है। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ जी? क्लियर और नॉट? बोलो फटाफट, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जो अभी बताया वो समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, हाँ या ना, कुछ तो रिप्लाई करो। कि सो गए क्या सब लोग? सोना नहीं है सब लोग? मैं पूछूं रिप्लाई करो तो फटाफट रिप्लाई करो, लेट मत, देर मत लगाया, ठीक है? 18 mm का मतलब, 18 mm कहाँ लिखा है भाई मैंने? 18 mm कहाँ लिखा है मैंने? नवीन, क्या पूछ रहे हो तुम? कहाँ लिखा है मैंने 18 mm? ये वाला कह रहे हो? बोलो, ये वाला कह रहे हो क्या? जो मैंने हाथ रखा था वही वाला पूछ रहे हो, ये वाला? अच्छा, देखो, ये जो है, ये हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस का जो टाइम पीरियड है उसको मैंने डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी होती है। कैसे? तो आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और यहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट शुरू हुआ भारत में, संगठित आंदोलन। मतलब इसके पहले हमारे देश में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोग फाइट तो कर रहे थे, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज था। मतलब मान लो मैं मजदूर हूं, मुझे सप्रेस किया गया तो मैं मजदूर के रूप में फाइट कर रहा हूं। किसान अलग अपने हित के लिए फाइट कर रहे हैं, बिजनेसमैन अलग अपने हित के लिए फाइट कर रहे हैं, ट्राइबल्स अपने अलग हित के लिए, सब अलग अलग अंग्रेजों से फाइट कर रहे थे। और फिर अंग्रेजों को आराम था इनके दबाने में। पहली बार एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म बनाया गया कांग्रेस के रूप में, जहां सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया और कहा गया सब एक साथ मिलके और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो जब एक साथ मिलेंगे तो मजबूती और ताकत भी होगी और फिर अंग्रेज हमारी बात मानने को मजबूर होंगे, एक साथ मिलके फाइट करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक संस्था की स्थापना होती है और यहाँ से आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो यहां पर जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें 1885 से लेके 1905 तक का जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में कांग्रेस पर मॉडरेट्स का की डोमिनेंसी थी। मॉडरेट्स का मतलब होता है उदारवादी। उदारवादी लीडर्स थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ठीक है, ये लोग लिबरल, ठीक है, ये लोग गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग लिबरल लोग थे। मतलब ये कहते थे कि हम लोग प्यार मोहब्बत से और रिक्वेस्ट फॉर्म में अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखेंगे और फिर उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। तो इनको हम मॉडरेट्स फेज बोलते हैं इस टाइम पीरियड को। इस टाइम में इन्होंने कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं किया जिससे अंग्रेज भड़क जाए। मतलब
उग्रवादियों की तरह, एक्सट्रीमिस्टों की तरह सिंपली ड्राफ्ट करके अपनी बात रखते थे। अंग्रेजों तक मानते तो ठीक है, नहीं मानते थे तो अपना काम करते थे। तो इसको मॉडरेट्स फेज बोलते हैं। 1905 के बाद जो कांग्रेस पर का जो फेज रहा वो एक्सट्रीमिस्टों का रहा। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब उग्रवादी, गरम दल वाले, मतलब ऐसे लोग जिनका ये मानना था कि अगर कोई चीज मांगने से नहीं मिलती है तो उसको छीन लो और ये हमारा अधिकार है। तो इस समय आप देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोपाल ये विनायक दामोदर सावरकर है, उसके बाद जी के ये आपके बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे लोग जिनकी डोमिनेंसी थी। ठीक है, तो ये इस टाइम में इसके लिए एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं इसको। उसके बाद 1915 से 1925 सोशलिस्ट एरा, यहाँ पर हमें हमारे कांग्रेस पर समाजवादियों का प्रभुत्व, मतलब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ने प्रभावित किया यहाँ के लीडर्स को। तो समाजवाद का विकास हुआ इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज में सोशलिज्म फैल रहा था अंग्रेजों के अगेंस्ट। अंग्रेज कौन थे? कैपिटलिस्ट। और उनके अगेंस्ट एक सोशलिज्म का जन्म हो रहा था जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी की बात की जा रही थी। तो उससे हमारा कांग्रेस भी रंग गया उस समाजवाद से, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ थे और वो पूंजीपति के रूप में हमें हमें सप्रेस कर रहे थे। तो ये समाजवाद का काल था। उसके बाद 1900 चौथा जो फेज है वो गांधीयन एरा बोलते हैं, गांधीवादी युग। इसका मतलब ये है कि इस समय 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए और साबरमती आश्रम की स्थापना की और उसके बाद आंदोलन अपना शुरू किया। तो 1915 में आने के बाद गांधी जी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और आजादी तक आप जानते ही हैं कि पूरी तरह से गांधी जी का प्रभाव रहा फ्रीडम स्ट्रगल पर, और उन्होंने प्रभावित किया और देश को आजादी दिलाई। ठीक है, तो इसको हम गांधीयन एरा बोलते हैं। तो ये मॉडरेट्स मतलब उदारवाद का काल था, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज उग्रवाद का काल, ये समाजवाद का काल था, और ये था गांधीवादी युग जिस समय गांधी जी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? वीडियो आता है, लाइव आने के पूरा बेनिफिट नहीं मिलता। वीडियो आता है क्या लिख वीडियो डिले आता है क्या? आप झकास समझ आया। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब ये तो बात हो गई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, आंसर देने के लिए आप लोग फटाफट तैयार रहिएगा। एकदम कड़ाम कड़ाम आंसर देना है, एकदम झकास टाइप का। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फैक्ट्स पूछूंगा मैं, उसका भी आंसर देना है। मतलब मॉडर्न इंडिया को कुछ इस तरह से तैयार करना है कि अगर मॉडर्न इंडिया से एक भी क्वेश्चन आए तो अपन करने की स्थिति में हो, मतलब छूटे नहीं बिल्कुल। ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस टाइप किए गए हैं और आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें सभी मिसलेनियस टाइप के हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और डिफरेंट एग्जाम्स में। तो इन सब पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं उन पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है जी कि क्वेश्चन नंबर 1, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? राइट आंसर बताइए भाई, 1 का आंसर बताइए। बताओ। खुदीराम बोस। देखिए इधर, इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट्स आप देखिएगा। ठीक है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA की स्थापना हुई। ठीक है, और इसके फाउंडर मेंबर थे भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, की स्थापना हुई। 1928 में फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, भगत सिंह और सचिंद्र नाथ सान्याल दोनों थे।
फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदल दिया क्या, सोशलिस्ट, क्योंकि ये समाजवाद का टाइम था और समाजवाद से काफी प्रभावित थे। आपको मालूम होगा, कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो, अगर जरूरत पड़े तो अपने हक के लिए लड़ो। और आप देखेंगे कि समाजवाद एकदम एक्सट्रीम लेवल पर था और यहाँ पर भारत में एकदम प्रखर रूप से ये फैला। तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी थे, उन लोगों ने समाजवादी आइडियोलॉजी को से ये लोग बहुत इंस्पायर हुए और इसको HRA को का नाम इन्होंने इसमें HRA में सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, ये एक लिटरेट एसोसिएशन था, ये आर्मी थी जिसमें पढ़े लिखे समझदार ये सारे थे और ये लोग संगठित वे में अंग्रेजों के साथ फाइट करना चाहते थे। तो यहाँ पर सोशलिज्म शब्द जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया और ये हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो राइट आंसर इज सी है, पहले का सी, चंद्रशेखर आजाद है। ठीक है, तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग रहा। ठीक है, और इससे पहले 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर एक संगठित क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ भाई? यस और नो बोलो फटाफट। तुम लोग को डिले मिलता है क्या, ये वीडियो या आवाज डिले हो रहा है क्या? वीडियो और या आवाज डिले हो रहा है क्या? अच्छा, वीडियो स्किप हो रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? आंसर बताओ। नीरज रॉन्ग आंसर, नीरज रॉन्ग आंसर, रोहित, रोहित रॉन्ग आंसर। निर्मा सड़प से दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका गलत जवाब दोगे तुम लोग, यही ब्लंडर मिस्टेक होता है। रोहित और नीरज तुम दोनों के न गलत गलत आंसर हैं, ये बार बार। डी डी आंसर भी गलत है, डी आंसर भी गलत है। देखो इधर, इनका नाम सुना है ना? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसकी आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी किसने? सुभाष रास बिहारी बोस ने। और इन्होंने कहां पर? सिंगापुर में, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी किसने? रास बिहारी बोस ने। और क्योंकि ये बुजुर्ग हो गए थे तो सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने इसकी कमान दी सिंगापुर में। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था आजाद हिंद सरकार, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर हुआ जी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? क्या मैं उम्मीद करूं कि बात जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? रोहित, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब करी थी और आजाद हिंद फौज की बता दो। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद फौज की स्थापना तो 1942 में हुई थी और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में सिंगापुर में।
क्लियर हुआ? सिंगापुर में क्यों? अरे भाई, सिंगापुर में इसलिए कि देखो, ये जो आ, ये जो हमारे देश के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, क्रांतिकारी, एक तो इन्होंने विदेशों में अपने ब्रांच खोले और वहां पर भारतीयों को संगठित किया। और अगर आप सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार का एरिया देखेंगे तो ये इंडिया, ये एशिया पैसिफिक के आइलैंड टाइप के हैं, मतलब छोटे छोटे देश हैं। तो कहा गया कि सिंगापुर में संगठित किया अपने आप को और बोला थाईलैंड होके म्यांमार के रास्ते अपनी सेना बनाएंगे और म्यांमार के रास्ते, बर्मा के रास्ते असम में प्रवेश करेंगे और वहां पर अंग्रेजों को हराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो इसलिए ये एरिया इन्होंने चूज किया और यहाँ पर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिले और इसके थ्रू ये म्यांमार के रास्ते, बर्मा के रास्ते भारत में एंटर करके अंग्रेजों को हराना चाहते थे।